चलो बेटा, आज से आप लोगों का जो है फाउंडेशन में मैंने पहले कुछ स्टार्टिंग में कुछ बैचेस हो गए थे आप लोगों के, और मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस भी किया हुआ था, और मैंने लगभग 10 चैप्टर्स भी आपको लिखवाए थे कि हम 10 चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? बट बीच में ये दिक्कत आ गई और अभी भी ये लॉकडाउन चल ही रहा है यहाँ पर। तो इस बीच में फिर मैंने प्लान किया कि ऑनलाइन कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाएं। क्लियर? तो आप इसको सीक्वेंस वाइज समझते जाना। ये रेगुलर सिलेबस हम आज से स्टार्ट करेंगे। हम मींस एक पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, और आप लोग बेसिकली जब आप YouTube पे आप लेक्चर देखोगे, जैसे आज मैंने टाइम दिया हुआ है इवनिंग 8 to 9, तो उस समय कोई डाउट आए तो मुझे डायरेक्टली आप कॉल करना। क्लियर? हम उसी समय उस बात को आपको समझाएंगे यहाँ पर। क्लियर? और लेक्चर आप एक बार दो बार आप उसको देखो ध्यान से, और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलना। आप अपने लैंग्वेज में नोट्स आप लिखना। नोट्स वही सबसे अच्छे माने जाते हैं जो आपके लैंग्वेज में लिखे हुए हों, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हों। क्लियर? तो आप साथ साथ में ये नोट्स भी बनाते चलना है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो आज से आपका पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर आपके 10th क्लास में है, लेकिन केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ही होता है। क्लियर? तो हम पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं एक बार, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर रहेगा। तो आप लोग भी ये चैप्टर का नाम लिख दो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज का डिस्कशन जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, आप लोग अभी फाउंडेशन में हम आपको पहले बताए थे, कोई सा भी चैप्टर अभी पढ़ने का नीड क्या है, कोई सा भी चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे। पहली बात तो यही क्वेश्चन होता था फाउंडेशन में अपना ही। हम आपको जो 10 चैप्टर जो सिखाने वाले हैं, जो आगे चल के 11th 12th के लिए बहुत बेसिक है, और जो बच्चे 11th 12th में जब आते हैं, यदि उन्होंने अच्छा फाउंडेशन पहले किया हुआ है, अच्छा फाउंडेशन मींस ऐसा फाउंडेशन जो 11th 12th में बहुत काम आता है, बहुत बेसिक है, उन बच्चों का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता है, उन बच्चों का ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा होता है, उन बच्चों का एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता है। वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेट कर पाते हैं, और प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। यही बेसिक नीड होता है कंपटीशन का। क्लियर? तो आप लोग इन चैप्टर्स को हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बेसिकली 11th 12th में क्या क्या रिक्वायर्ड है उसी के बेसिस पे डिस्कशन चलता है अभी तो। लेकिन ये डिस्कशन बिल्कुल जीरो से होता है। मींस ये चैप्टर हम आपके फाउंडेशन में जो भी स्टार्ट करते हैं वो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। कि पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम आपको बता दें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर gives the information regarding the elements। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर क्या है? ये बेसिकली एलिमेंट्स के लिए पढ़ाया जाता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर किसके लिए है? तो मैंने कहा एलिमेंट्स के लिए बेसिकली हम पढ़ते हैं इसको यहाँ पर, एलिमेंट्स। या हम ऐसे कहें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन is the chapter that provide the information regarding the elements। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे उनके नेचर हैं, किस ब्लॉक में हैं, किस ग्रुप में हैं, मींस ये जो डिटेल्ड स्टडी है वो बेसिकली ये चैप्टर प्रोवाइड करता है। अब हमें सीखने की आवश्यकता क्या है? हम एलिमेंट्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, कि एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, कैसे हैं, अपना क्या लेना देना एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स हमें सीखने की आवश्यकता क्या है, और अपना एलिमेंट से लेना देना क्या है यहाँ पर।
क्लियर? तो एलिमेंट्स के रिगार्डिंग सिंपल सी बात है कि पूरा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बना है वो एलिमेंट्स ने ही बनाया है। एलिमेंट जैसे मैंने कहा, सोडियम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल मान के चलो कार्बन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्लियर? तो सोडियम और कार्बन जैसे मैंने दो एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, तो इन दो एलिमेंट से हमें क्या लेना देना, क्या है यहां पर सोडियम से हमें क्या लेना देना है, या हम कहें कार्बन से मुझे क्या लेना देना है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखो, हमारे डे टू डे लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में बेसिकली क्या है, अब Na का जैसे सोडियम का नाम आया तो मेरे नाम आ गया कंपाउंड NaCl। अब NaCl के रिगार्डिंग बेसिकली NaCl कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक ज्यादा खाना चाहिए कि कम खाना चाहिए, मीन्स मुझे यहाँ पर सोडियम के बहुत से कंपाउंड हैं। जैसे मैंने कहा NaCl कंपाउंड बहुत काम का है, सोडियम क्लोराइड। अब इससे बेसिकली और भी मैंने क्या बना लिए, Na2CO3 मीन्स जो हम कपड़े धोते हैं, सोप्स जो होते हैं, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट हो गए यहां पर। मीन्स इनके चलते जो कंपाउंड्स बन गए उनको, वो मेरे सब डे टू डे लाइफ में हैं। उन कंपाउंड्स को जब हम पढ़ने लगे तो मैंने देखा उनमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया यहां पर। क्लियर? मीन्स यहां पर बेसिकली ये इन एलिमेंट्स के ये ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम डेली उनको यूज करते हैं। तो हमें उनको समझना था, वो कंपाउंड क्या है, इनमें क्या है, ये कैसे बने, क्या हुआ इनका, इन सब बातों को जब हमने समझा यहाँ पर, इन बातों को मैंने कंक्लूड किया यहाँ पर, तो मेरे समझ में आया कि बेसिकली ये जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब ये एलिमेंट्स ने ही बनाए हैं। और सब एलिमेंट्स को मैंने समझने के लिए, पढ़ने के लिए, समझाने के लिए हमें अलग से चैप्टर बना के दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Means periodic classification chapter provide the information regarding the elements, means place of the elements, means which group it belongs, which groups it belongs, which block it belongs, which period it belongs। बहुत सी बातें मैंने देखी, मीन्स इनके एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक साइजेस, बहुत सी डिटेल्ड स्टडी मुझे इसमें देखना होगी यहाँ पर। क्लियर? तो फिलहाल मैंने क्या देखा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर क्या है बेटा, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक चैप्टर क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दिस चैप्टर प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नेचर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। मीन्स पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे बना, दैट इज पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट किसने बनाया, तो ये सब एलिमेंट्स ने ही बनाया यहां पर। ऐसे अगला एलिमेंट्स कार्बन, तो कार्बन के बेसिकली बहुत से ग्लूकोज हम देखते हैं, हमारे लिए बहुत काम का है। CH4 मीथेन गैस हमारे बहुत काम डे टू डे लाइफ में आता है। क्लियर? जितने भी कपड़े हैं, जितने भी पॉलीमर इंडस्ट्री है, वो सब क्या है, कार्बन है। मीन्स मुझे इनको पढ़ना था यहाँ पर। क्लियर? हमें बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो कंपाउंड्स हैं उनको जब मैंने एनालिसिस किया तो उनमें कार्बन समझ में आया, सोडियम या कोई अदर एलिमेंट समझ में आया। तो मैंने कहा कि इन सब बातों को यदि सीखना है, केमिस्ट्री यदि हमें सीखना है, केमिस्ट्री यदि हमें पढ़ना है, तो पहले हम एलिमेंट्स के रिगार्डिंग थोड़ा समझ लें, एलिमेंट्स का हम आइडिया ले लें, तो मुझे आगे चल के बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। मीन्स ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। उनका नेचर कैसा है, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं कि कम रिएक्टिव हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे हैं, इन सब बातों का स्टडी करने के लिए हमने एक चैप्टर बना लिया, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसीलिए हम इस चैप्टर सीखना चाहते हैं।
तो आप लोग क्या लाइन लिख दोगे यहाँ पर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमें क्या सिखाने वाला है, ये एलिमेंट्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड स्टडी देने वाला है। क्लियर? ये हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स ने ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनाया है, एलिमेंट्स के ने ही बहुत सारे कंपाउंड बनाए हैं जो हमारे आसपास हैं। उन सबको समझने के लिए, समझाने के लिए अलग से बेसिकली मैंने एक चैप्टर बना लिया दैट डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपसे बात किया कि चैप्टर क्या समझाएगा और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये दो बातें मैंने समझी यहां पर। अब आगे देखो आप, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में यहां पर हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स का स्टडी है, यहां पर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हम यहां पर देखने वाले हैं। आप लोगों के देखो सिलेबस में इवन 11 12 तक की हम बात करें तो सब एलिमेंट्स हमारे काम में नहीं आते। लगभग टोटल पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स दिखते हैं लगभग 119 एलिमेंट्स, लेकिन 119 में यदि हम देखें तो 60-70 एलिमेंट अपने लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अपन को आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर ये एलिमेंट्स यदि हमें अच्छे से आ जाते हैं तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। क्लियर? तो ये 60-70 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट मींस 10-15 एलिमेंट्स हमें डी ब्लॉक के देखना होंगे, 10-15 एलिमेंट्स हमें डी ब्लॉक के देखने होंगे। क्लियर? और एफ ब्लॉक के 2-3 एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। एफ ब्लॉक अपने टच में नहीं आता है, ना उनके हमें कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। क्लियर? तो आप इसको बहुत ध्यान से आप समझते जाओ। क्लियर? सबसे पहला बेसिकली हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अब क्लासिफिकेशन, ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। क्लियर? अभी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में जैसे यदि हम बात करना चाहें तो यहां पर डिफरेंट अटेम्प्ट्स दिए गए, तो हम एक बार पहले लिख देते हैं। मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा, यहां पर एंटवाइन लेवोजियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं, ए लेवोजियर, एंटवाइन लेवोजियर। दूसरा बेसिकली जोसेफ प्राउस्ट एक साइंटिस्ट हो गए, जोसेफ प्राउस्ट हो गए। थर्ड बेसिकली यहां पर डोबेनियस ट्रायड, डोबेनियस ट्रायड बेसिकली दिया गया था यहां पर। फिर आया था यहां पर न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन आया था। फिर बेसिकली आया था यहां पर मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। फिर आया था बेसिकली यहां पर मेंडलीफ क्लासिफिकेशन यहां पर डिस्कस हुआ था। फिर बाद में बेसिकली यहां पर 3-4 साइंटिस्ट मिलके उनने बेसिकली यहां पर समझाया था, मींस जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो आपके सामने अभी ये कुछ साइंटिस्ट यहां पर लिखे हुए हैं। क्लियर? पहले साइंटिस्ट का नाम है एंटवाइन लेवोजियर। क्लियर? आपको बस इनका थोड़ा नाम देख लेना है, बाकी इनका कोई खास यहां पर नहीं है। पहले एक्चुअली यदि हम बात करें नीट JEE जो है उसमें पहले अपने सिलेबस में होते थे, अब आजकल बेसिकली उसमें नहीं है। मींस ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट हैं इनका डिस्कशन हम पहले करते थे, बट आजकल नहीं है। क्लियर? तो हम इनको बेसिकली सिंपली थोड़ा थोड़ा इनके रिगार्डिंग आपको समझाते जाते हैं। मींस कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। क्लियर? यहां पर ये मैंने साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, एंटवाइन लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, जोसेफ प्राउस्ट, डोबेनियस ट्रायड, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के नाम से ही हम जानते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल।
एक और हम लिखना चाहें तो यहां पर आप लिख दो मोसलेज क्लासिफिकेशन या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। बाद में फिर बेसिकली 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलके आज जो आप पीरियोडिक टेबल आप देखते हो उस तक हम आएंगे। यहां पर मेन हमारे लिए आज जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो इट इज अ मैप ऑफ केमिस्ट्री। आज आप जो पीरियोडिक टेबल आपके पास है, सभी बच्चों के पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल इज अ मैप ऑफ द केमिस्ट्री। क्लियर। जो बेसिकली सभी उसमें जो आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स ने पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट जनरेट किया। यही एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। क्लियर। तो अपने लिए मेन क्या है, वो पीरियोडिक टेबल, वो कैसे बना वो हम यहाँ पे बना के देखेंगे। उसमें क्या क्या बेसिक बातें हैं उनको मुझे समझना होगा। फिलहाल मैंने हेडिंग लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्लियर। तो दीज आर द साइंटिस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर। इनके रिगार्डिंग मुझे बेसिकली थोड़ा मेंडलीव के रिगार्डिंग समझना होगा, मुझे मोसले के रिगार्डिंग समझना होगा ज्यादा से ज्यादा। क्लियर। बट एंटवाइन लेवोजियर देखो इन्होंने क्या बोला, बहुत स्टार्टिंग की बात है जब कुछ होता ही नहीं था, इनको ही बेसिकली सब कुछ बनाना था। तो एंटवाइन लेवोजियर ने क्या बताया, इन्होंने कहा एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मींस इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया। आप लोग थोड़ा थोड़ा 2-4 लाने आप लिखते जाना। एंटवाइन लेवोजियर, इनको बेसिकली फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने पहले कम से कम इन सब बातों के फाउंडेशन तो रखे। क्लियर। तो इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन्होंने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया। मींस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं इन्होंने ये भी बताया। मेटल्स वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इनको उस समय ज्यादा आइडिया तो नहीं था, बट इन्होंने इसका बेसिस तो रखा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में उस समय ये था कि ये सभी एलिमेंट्स अलग अलग नहीं हो सकते। एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से रिजेंबल करता है, तो मींस इन एलिमेंट्स को अपन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को अपन ग्रेड बना सकते हैं, एलिमेंट्स की अपन ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये 5 एलिमेंट लगभग एक जैसे हैं, नेक्स्ट 5 एलिमेंट लगभग एक जैसे हैं, तो इनको अपन एक ग्रुप में रखें, सेकंड एलिमेंट्स को उनको अलग हम ब्लॉक बनाएं, अलग ग्रुप बनाएं। क्लियर। साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगता था, उसी में पहला अटेम्प्ट लिया यहां पर एंटवाइन लेवोजियर ने। लेवोजियर क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्होंने मेटल्स के रिगार्डिंग 1-2 बातें भी बता दी यहां पर, नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग भी इन्होंने थोड़ा बोला। बट ये बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का क्लासिफिकेशन था जिसका कोई खास मतलब नहीं है। इनके बेसिकली हमें ड्रॉबैक भी देखने होते हैं। अब इनके बेसिकली ड्रॉबैक क्या है, वैसे तो इनके बहुत ड्रॉबैक हैं, ड्रॉबैक लाइक कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बट मेटल्स नॉन मेटल, तो इनको मेटलॉइड्स भी बोलना चाहिए था उस समय। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो मेटलॉइड्स भी कहना चाहिए था। तो इनके लेवल का ड्रॉबैक क्या हो गया, दैट इज ही डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेटलॉइड्स। he could not give any idea regarding the metalloids, जो इनको दिया जाना चाहिए था। जब इन्होंने मेटल समझ लिए, नॉन मेटल समझ लिए, तो मेटलॉइड्स भी बोलना चाहिए। मेटलॉइड्स क्या, जिनमें मेटल्स नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रहे, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। मेटलॉइड्स मींस ये बीच का कैटेगरी, यहां पर मेटलॉइड्स भी इनको कहना चाहिए था यहां पर, जिसमें मेटल्स का प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी हो, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। तो एक सिंपल सी बात आपको लिख देना है, एंटवाइन लेवोजियर ने उस समय एलिमेंट्स भी 30-35 एलिमेंट्स थे। इवन मेंडलीफ तक भी लगभग 60 एलिमेंट थे। मेंडलीफ के टाइम तक भी लगभग 60-63 एलिमेंट थे।
आज का जो पीरियोडिक टेबल है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। बाद में एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उनको हम प्लेस करते चले गए, तो लगभग 119 तक एलिमेंट आपको दिखते हैं आज पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? तो ये डेवलपमेंट चलता ही जाएगा उसमें से, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट ईयर्स बाय ईयर्स होता चला गया। तो आज हम जो देखते हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं। क्लियर? तो एंटोइन लेवोजियर ने बेसिकली क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अब इनका कोई पूछे इनका ड्रॉबैक क्या था, तो इन्होंने मेटलॉइड्स का आइडिया नहीं दिया था यहां पर। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, मींस जोसेफ प्राउस्ट का क्लासिफिकेशन क्या था। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बोला था कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्राउस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, तो और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1। तो उन्होंने कहा सोडियम इज मेड अप ऑफ 23 हाइड्रोजन, 23 हाइड्रोजन से मिलके बना है सोडियम। क्लियर? जब उसी समय कुछ लोगों ने पूछ लिया कि आप बताओ Cl कैसे बना, Cl, तो Cl का एटॉमिक मास कितना है 35.5। तो फिर बेसिकली वो इस बात को नहीं समझा पाए। मींस जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस थे उस केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, या हम ऐसे कहें इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? बट एक नाम आता है, एक अटेम्प्ट है इनका। जोसेफ प्राउस्ट ने कहा ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल नाउअडेज। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? तो उन्होंने एक एग्जांपल भी ऐसे दिया था, बट लोगों ने पूछ लिया ये कैसे मिलके बना होगा, तो 35.5 हाइड्रोजन तो नहीं होते ना यहाँ पर, तो मींस ये कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं निकला। तो जोसेफ प्राउस्ट का क्लासिफिकेशन जो है वो आज की डेट में कोई मतलब नहीं रखता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, फिर कोई पूछ ले यहाँ पर कि सर इनका मतलब नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, एंटोइन लेवोजियर का नाम आपने क्यों लिखा। ध्यान से देखो बेटा, फाउंडेशन बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सिस्टम के फाउंडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। फाउंडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब फर्स्ट टाइम आप ये देखो, इन्होंने कम से कम केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ बातें तो लिखी थी यहाँ पर। मतलब उस समय जब कुछ भी नहीं था, कुछ बुक्स भी नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये सब बातें कहाँ से आई? इनके दिमाग में ये बातें आई होंगी ना। ये उस बात को अप्रिशिएट करने के लिए, उस बात को समझने के लिए कि ये साइंटिस्ट लोग उस समय क्या सोचते थे। उस समय जब कुछ भी नहीं था, इंटरनेट नहीं थे, बुक्स नहीं थे, कोई नहीं जानता था केमिस्ट्री क्या है यहाँ पर। क्लियर? उस समय इन्होंने ये सब बातें रखते थे और काम करते थे। प्राउस्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। क्लियर? तो इसीलिए इनको पढ़ा जाता है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली इनिशिएटिव लिए। इनिशिएटिव वाले जो लोग हैं उनकी अलग ही वेटेज रहता है। क्लियर? तो इसीलिए हम इनको याद करते हैं यहाँ पर। मींस जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इन लोगों को हम एक बार याद करते ही हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, मींस एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करें, ये उनके दिमाग में आया और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाए, इसके रिगार्डिंग उन्होंने बातें कही। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्लासिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर, दैट इज डोबेनियर्स ट्रायड। डोबेनियर साइंटिस्ट ये थे, इन्होंने क्या किया, ये भी अपने लेवल पर ट्राई कर रहे थे यहाँ पर कि एलिमेंट्स को हम भी क्लासिफाई करके देखते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने ट्रायड मतलब ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, इन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए, 3 एलिमेंट से ग्रुप बनाए। उन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टी लगभग एक जैसे है, लेकिन ये भी देखो आज भी बेसिकली उनके प्रॉपर्टी रिजेंबल करते हैं। सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, बट जो इन्होंने दिए वो एलिमेंट आज भी हमें एक साथ में देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इमेजिनेशन आप देखो,
साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनकी इमेजिनेशन पावर ट्रमेंडस होती है। मतलब इमेजिनेशन पावर आप देखो, इनको बेसिकली क्या दिखता है जो हम नहीं देख सकते वो इनको दिखता है। क्लियर? मीन्स इनका इमेजिनेशन पावर ट्रमेंडस होता है। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनको बेसिकली इन्होंने स्टडी किया। तो मीन्स डोबेनियस ट्रायड मेक द ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट, मेड द ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट according to Dobenius, triad is one which satisfy the condition, that is atomic mass of middle element. Atomic mass of middle element is the average of first and third element. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करो, यदि वो मिडिल वाले का हो जाता है तो वो ट्रायड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ ट्रायड जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिथियम, मैंने यहाँ पर लिथियम लिख दिया। क्लियर? और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे पोटेशियम, लिथियम, फिर मैंने कहा सोडियम, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पोटेशियम। इस टाइप से मैं लिख दिया यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहाँ पर। क्लियर? अब उन्होंने फिर क्या देखा यहाँ पर, अब उन्होंने कहा लिथियम का एटॉमिक मास लगभग मैंने क्या लिख दिया 9, पोटेशियम का एटॉमिक मास लगभग मैंने क्या लिख दिया लगभग 39, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है यहाँ पर, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास लगभग उन्होंने कितना लिख दिया 39। अब आप एवरेज निकाल के देखो, एवरेज आप निकाल के देखो यहाँ पर, एवरेज आप निकाल के देखो यहाँ पर कितना आएगा एवरेज, 39 प्लस 7 ऐड करो कितना आएगा 46, ऐड करके एवरेज कितना आएगा 2 से डिवाइड करो 23। तो उन्होंने बेसिकली ये एक ट्रायड बनाया था, दिस इज वन ऑफ द ट्रायड। तो आप ध्यान से देखो, इन लोगों का इमेजिनेशन पावर देखो। ये एलिमेंट आज भी पीरियोडिक टेबल में आपको दिखते हैं, ये एलिमेंट्स आज भी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं। ये इमेजिनेशन उन्होंने तब किया था। मतलब डोबेनियस ने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में रखा और इन्होंने कहा ट्रायड हम उसे कहेंगे, ट्रायड इज वन which satisfy the condition, that is atomic mass of middle element, atomic mass of middle element is the mean of atomic masses of first and third element। क्लियर? यदि हम इसका एवरेज लेते हैं, यहाँ पर मीन लेते हैं, तो वो कितना आता है 23 ही आएगा। यहाँ पर चेक कर लो आप, यहाँ पर 7 प्लस 39 2 से डिवाइड कर दो तो ये लगभग 23 ही आता है। दिस इज वन ऑफ द ट्रायड। तो आपको ट्रायड याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने पूछा कि ये ट्रायड है तो आप फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मीन लो। यदि वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास से रिजेंबल करता है तो उसको हम ट्रायड कहेंगे, अदरवाइज नॉट। बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ट्रायड बेसिकली कोई आपसे पूछे तो क्या, बेसिकली ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। बट इनके ड्रॉबैक क्या थे, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं था, सबके ऐसे ग्रुप्स पॉसिबल नहीं थे, तो ये भी फिर बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, मींस इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट इनका कंट्रीब्यूशन आज भी याद किया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सभी क्लासिफिकेशन अप टू मेंडलीफ, सभी क्लासिफिकेशन अप टू मेंडलीफ, सबको लगता था कि एटॉमिक मास ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मेंडलीफ ने फर्स्ट टाइम कोट किया था, बट इन लोगों को भी लगता था कि एटॉमिक मास ही मेन प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मास के बेसिस पर ये सब लोग बात करते रहे। यहाँ पर मेंडलीफ ने तो इसको बेसिकली बहुत स्टडी करके अपना लॉ भी दे दिया था, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, जो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था। बाद में मॉसले बेसिकली इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि एटॉमिक मास इज नॉट द
फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इस पर हम अभी आते हैं। फिलहाल डोबेनियर्स की बात क्लियर हो जाएगी, ये आप लिख लोगे यहाँ पर। नेक्स्ट आप आओ। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब आगे साइंटिस्ट जो है दैट इज न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या कहता है, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे इनको बेसिकली क्या था, ये बेसिकली इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। जिस टाइप से म्यूजिकल नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट्स मतलब सा रे गा मा पा धा नि सा, जैसे हम बोलते हैं, म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? देखना ध्यान से यहाँ पर उन्होंने कैसे लिखा। इन्होंने लिखा लिथियम, इन्होंने लिखा बेरिलियम, फिर BCNOF, फिर यहाँ पे लिखा उन्होंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर उन्होंने कहा पोटेशियम, कैल्शियम। ध्यान से देखना आप। न्यूलैंड्स ने कहा कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, फर्स्ट सा आया, नेक्स्ट अब सा कब आएगा, 8th टाइम पे, मींस फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल विद ईच अदर, मींस ही इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मींस ही इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक बात ध्यान रहे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अलग है, लॉ ऑफ ऑक्टेट अलग है। ऑक्टेट का नियम लिविस ने दिया था, ऑक्टेव्स का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑक्टेव्स का मतलब भी 8 होता है, ऑक्टेट का मतलब भी 8 होता है। बट इन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज गिवन बाय न्यूलैंड्स and law of octaves state that first and 8th element resemble with each other। पहला और 8th एलिमेंट, जैसे देखो ये पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये फर्स्ट है तो ये 8th है, यदि ये फर्स्ट है तो ये 8th है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आज भी वो दिखता है। मतलब साइंटिस्ट लोगों का ये इमेजिनेशन पावर, ये मतलब समझ, ये बेसिकली ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट ये बेसिकली क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं कि साइंटिस्ट लोगों का दिमाग कैसे चलता था उस समय। इन्होंने बोल दिया एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, जैसे म्यूजिकल नोट्स को हम देखते हैं वैसे ही एलिमेंट को क्लासिफाई कर देते हैं। ये बात ध्यान से देखो यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, उस समय नोबल गैसेस का आइडिया नहीं था। नोबल गैसेस यदि होते तो फ्लोरीन के आगे मुझे नियोन लिखना पड़ता, तो फिर ये लॉ जो है ऑक्टेव्स का ना होते हुए, ऑक्टेट मतलब 8, नॉनेन मतलब 9, नॉनेव्स हो जाता। यदि उस समय नोबल गैसेस हुए होते, देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा हो जाता, नियोन, तो 9 ये वाला होता। तो फर्स्ट एंड 9th एलिमेंट रिजेंबल विद ईच अदर, यदि नोबल गैसेज होते। अब नोबल गैसेज उस समय नहीं थे, तो इन्होंने कहा फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल करता है। मींस न्यूलैंड्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेट्स दैट फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल विद ईच अदर। क्वेश्चन अभी एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया कंटेक्चुअल मीनिंग के फॉर्म में, मींस आज की डेट में यदि हम न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन को बोलें तो मुझे क्या बोलना चाहिए। इन मॉडर्न टाइम न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। In modern time, Newland's classification states that first and 9th element resemble with each other, not first and 8th। फर्स्ट एंड 8th तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर नोबल गैसेस को नहीं लिया हुआ है।
नोबल गैसेस को ले लेंगे तो ये फर्स्ट एंड नाइन्थ हो जाएगा। जब नोबल गैसेस नहीं है तो फर्स्ट एंड एट्थ है यहाँ पर। क्लियर? तो फिलहाल न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स ने बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, ये आपको लिख लेना यहाँ पर। मतलब पहला और आठवां एलिमेंट रिजेंबल करता है। यदि ये फर्स्ट है तो ये एट्थ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट आज भी एक साथ में यहाँ पर एक ही फैमिली के लोग हैं, आज भी ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन को बहुत लोगों ने उस समय बहुत अप्रिशिएट किया था कि ये लॉ जो है बहुत डिफरेंट टाइप का लॉज है, किस वे से बेसिकली दिया गया। लेकिन आज भी लोग जब पढ़ते हैं तो इनको एक साथ में देखते हैं, लेकिन इसके बाद फिर एप्लीकेबल नहीं था ये लॉ। क्लियर? ये लॉ यूनिफॉर्म नहीं था, सब जगह एप्लीकेबल नहीं था, ये अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपको ध्यान में रखना होगा। लॉ ऑफ ऑक्टेट अलग है, वो लिविस का है। लॉ ऑफ ऑक्टेट बेसिकली क्या कहता है? 8 एलिमेंट के रिगार्डिंग। लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है? 8 एलिमेंट्स के लिए। मींस लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्लियर? ऑक्टेट का लॉ। ऑक्टेव्स ये एलिमेंट्स के लिए है, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट रिजेंबल विद ईच अदर। ठीक है ना? तो आपको ये सब बातें ठीक से लिख लेना यहाँ पर। ठीक है ना? तो न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन तक मैंने अभी यहाँ पर देखा हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट इज मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। मेंडलीफ साहब क्या बोले यहाँ पर? यहाँ पर सबसे जो मेन क्लासिफिकेशन चलता है वो है मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। मेंडलीफ ने बहुत स्टडी किया। मेंडलीफ ने जो है बहुत फिजिकल, केमिकल, बहुत से रिएक्शंस के स्टडी किए, एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एनालाइज किए, एलिमेंट को रिएक्ट करा के भी देखा। मींस मेंडलीफ ने बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की। मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन देने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एलिमेंट्स के जो क्लासिफिकेशन का काम है ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। मींस ये काम मेंडलीफ तक जाते जाते कंप्लीट माना जा रहा था कि मेंडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन दिया है ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। मेंडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन दिया है ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। अब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो मेंडलीफ ने काफी वर्क यहाँ पे किया हुआ था। उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किए, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किए। केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने ऑक्साइड का स्टडी किया, हाइड्राइड्स बनाए, क्लोराइड्स बनाए, यहाँ पर नाइट्राइड्स बनाए। ठीक है ना? तो इन्होंने बहुत मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी स्टडी किया हुआ था मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ क्लासिफिकेशन ने बेसिकली मेंडलीफ ने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ दिया। पीरियोडिक लॉ उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला पीरियोडिक लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम बाय मेंडलीफ। पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट all the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic mass. Means atomic mass जो है, atomic weight first time मेंडलीफ ने हाईलाइट किया था। According to Mendeleev, atomic mass is the fundamental property। एलिमेंट्स के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक मास। ये मेंडलीफ ने फर्स्ट टाइम स्टेट किया। फर्स्ट टाइम मेंडलीफ ने बताया कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मींस किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक मासेस से गवर्न हैं। एटॉमिक मासेस से ही डिसाइड होते हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मींस मेंडलीफ ने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ दिया और उन्होंने कहा ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
मींस सभी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये बात मेंडलीफ ने बताई थी, जो आगे चल के गलत साबित हो गई थी। बट फिलहाल हम मेंडलीफ को पढ़ रहे हैं, तो जो मेंडलीफ बोले हैं वही बातें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। वो क्लियर? इन्होंने बेसिकली क्या किया, आगे फिर इनका काम क्या, पीरियोडिक लॉ देने के बाद, एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताने के बाद, फिर इन्होंने बेसिकली क्या किए, पीरियोडिक टेबल को जो है उस समय इन्होंने क्या किए, इन्होंने बेसिकली क्या किया, एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड किया, पीरियड एंड ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो उन्होंने बेसिकली क्या है, उस समय उन्होंने पीरियड्स कैसे बना दिए थे, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स यहां पर। क्लियर? पीरियड्स बेसिकली कैसे, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज बेसिकली इस टाइप से यहां पर, ये क्या कहलाए यहां पर, पीरियड्स। और ग्रुप्स बेसिकली ये वर्टिकल लाइंस जो होते थे, इनको उन्होंने ग्रुप्स बोला यहां पर। वर्टिकल लाइंस जो थे वो ग्रुप्स थे, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थे वो क्या थे, पीरियड्स थे यहां पर। तो केमिस्ट्री में आज भी हम देखेंगे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है तो 7 पीरियड्स आज भी यूज में आते हैं यहां पर। मींस आज भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स में ही क्लासिफाई किया गया है। क्लियर? ग्रुप्स बेसिकली उस समय 8 ग्रुप्स थे यहां पर। क्लियर? उसको भी उन्होंने ए और बी में इस टाइप से डिवाइड किया हुआ था। यदि देखा जाए तो मान के चलो उस समय 16 ग्रुप्स होते थे, यदि हम आज के रेस्पेक्ट में देखें। ये बात आपको समझ में आ गई यहां पर? वो मींस उन्होंने एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ग्रुप्स को उन्होंने बाद में ए और बी में भी डिवाइड कर लिए थे यहां पर। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहां पर। अब उन्होंने बेसिकली यहां पर एक फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ था। फर्स्ट टाइम मेंडलीफ इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दैट बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट बेस्ड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो उन्होंने एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ये अरेंजमेंट सबने अप्रिशिएट किया था, एक क्लासिफिकेशन सबने एक्सेप्ट किया था, किसी के भी कोई इस पर क्वेश्चनिंग नहीं थे, किसी के भी इस पर कोई डाउट नहीं थे यहां पर। क्लियर? अब इनके क्लासिफिकेशन में उस समय क्या ड्रॉबैक रह गए, क्या ड्रॉबैक थे, तो बेसिकली इनके क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक क्या थे, देखो ध्यान से यहां पर। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। इनके ड्रॉबैक यदि हम देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, जो आज भी क्लियर नहीं है। आज के पीरियोडिक टेबल में, आज के जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, या हम ऐसे कहें आज तक हम नहीं जान पाए हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखना चाहिए, किस ग्रुप में रखना चाहिए, ये हम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो ये काम आज के लिए भी है, या हम कहें मेंडलीफ के टाइम का ये प्रॉब्लम है। क्लियर? दूसरा बेसिकली इन्होंने यहां पर आइसोटोप्स जो थे, आइसोटोप्स आप लोग जानते हो, आइसोटोप्स का मतलब एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट ग्रुप्स, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मींस आप ध्यान से देखो, यदि उस समय आइसोटोप्स आ गए होते तो हो सकता था मेंडलीफ समझ जाते। उस समय आइसोटोप्स का आइडिया नहीं था यहां पर। आइसोटोप्स का यदि इनको आइडिया होता तो देखो ध्यान से, कार्बन 612 और यही कार्बन 614 यहां पर। तो यदि उस समय आइसोटोप्स आ जाते तो हो सकता आज मेंडलीफ का ही नाम चल रहा होता। मेंडलीफ अपने लॉ को और टेस्ट करते और उसको वेरीफाई करते और उस पर वर्क करते और एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना बोलते यहां पर। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कार्बन के लिए 2 पोजीशन चाहिए यहां पर, कार्बन 12 एटॉमिक मास, कार्बन 14 एटॉमिक मास। क्लियर? तो आइसोटोप्स का बेसिकली डिस्कशन नहीं था यहां पर।
और उन्होंने बेसिकली क्या किया था, अनलाइक एलिमेंट को एक साथ में रख दिया था। देखो मेटल्स, डी ब्लॉक के मेटल्स एस ब्लॉक के मेटल्स में बहुत डिफरेंस है। एस ब्लॉक के मेटल्स हमारे आसपास नहीं दिखते, एस ब्लॉक के मेटल्स आप लोगों ने अपने आसपास देखने को नहीं मिलेंगे, बट डी ब्लॉक के मेटल्स हमारे आसपास बहुत हैं। कॉपर हम देखते ही हैं, एल्यूमिनियम हम देखते ही हैं, आयरन हम Fe देखते ही हैं, एजी सिल्वर देखते ही यहाँ पर, बट एस ब्लॉक के मेटल्स आपको नहीं दिखते। यहाँ पर सोडियम नहीं दिखेगा, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, सोडियम पानी में डाल दो तो ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पर वो। क्लियर? एस ब्लॉक के मेटल के साथ डी ब्लॉक के मेटल को हम प्लेस नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था, अनलाइक एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनको एक साथ में ही रख दिया था यहाँ पर। तो कोई मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन जो था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था, उसके ड्रॉबैक की यदि कोई बात करता तो उनके ड्रॉबैक में ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। बट फिर भी साइंटिस्ट लोग यही समझ गए थे कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का काम कंप्लीट कर दिया है। मेंडलीफ क्लासिफिकेशन सब जगह एक्सेप्टेड था, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन को किसी ने भी उस समय चैलेंज नहीं किया था। क्लियर? थोड़े बहुत कुछ ड्रॉबैक थे तो वो बेसिकली आज भी हैं उसमें से, तो ठीक नहीं, बट उस समय एक काम जो था कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। क्लियर? तो मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन में आपको इतनी बातें यहां पर देख लेना है। क्लियर? इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में लिखते भी चलना। और जब ये चैप्टर बेसिकली अभी हम ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं आपको, जब आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा आफ्टर लॉकडाउन, तो हम इसके डाउट सब डिस्कस करेंगे। आपको जो है ये चैप्टर का पूरा रिवीजन लेंगे ही, आपसे हम पूछेंगे भी कि बेटा बताओ कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तो किसी ने हो सकता पूछा सर डोबेनियस ट्रायड हम नहीं समझे, तो हम वो बातें आपको समझाएंगे। आपने कहा सर न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन कैसा था उसे भी एक बार हमें समझा दो, तो हम वो समझाएंगे आपको यहाँ पर। क्लियर? मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन क्या था वो भी हमें समझा दो। क्लियर? तो वो हम सभी डाउट डिस्कशन हम लेंगे ही लेंगे यहाँ पर। अभी एक्चुअली क्या है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तो हम कुछ तो यहाँ पे करना होगा हमें। यहाँ पर अपने काफी वेट किया कि लॉकडाउन अब खुल जाए, बट लॉकडाउन खुलते नहीं आ रहा यहाँ पर, तो इसीलिए हमने फिर ये ऑनलाइन प्लान किया हुआ है। ठीक है ना? तो आप लोग बेटा खूब अच्छे से पढ़ते जाओ और कोई हेजिटेशन नहीं, आप बिल्कुल फ्रीली हमें कॉल करो। 8 to 9 आपका जैसे आज ये लेक्चर चलेगा, तो उस बीच में ही आप मुझे खूब कॉल करो, सर ये डाउट हमें समझा दो, ये पॉइंट हमें थोड़ा कम समझ में आया। विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे बात करो यहाँ पर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आ पाए? ठीक है? अब ध्यान से देखो, अप टू मेंडलीफ क्लासिफिकेशन तक एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब मोसले उस समय अपना कुछ काम कर रहे थे, मोसले जी बेसिकली अपना कुछ वर्क उस समय बना रहे थे, और मोसले जी क्या कर रहे थे उस समय, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेस। मोसले बेसिकली क्या कर रहे थे यहाँ पर, वो एक्स-रे का प्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पर एक्स-रे का प्रोडक्शन बेसिकली, कोई पूछे एक्स-रे कैसे बनते हैं, तो यदि हम देखें यहाँ पर एक्स-रे कैसे बनते हैं, यहाँ पर एक्स-रे यदि हम बनाना चाहें तो ध्यान से देखो, जैसे मेटल का सरफेस है, बट ये मेटल कौन सा होना चाहिए, ये मेटल बेसिकली ऐसा मेटल आप लो जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, इस पर यहाँ पर कैथोड रे, इस पर उन्होंने क्या लिया, यहाँ पर कैथोड रेज बेसिकली इस पर फॉल किए। यहाँ पर ये एलिमेंट कौन सा बनाया उन्होंने, ये एलिमेंट कौन सा, या तो मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन। एलिमेंट कौन सा उन्होंने लिया था, मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन। हम आपको मोसले क्लासिफिकेशन समझाना चाह रहे हैं। क्लियर? लेकिन मोसले एक्चुअली इस पे काम नहीं कर रहे थे। मोसले क्लासिफिकेशन जो है, मोसले अपना कुछ अलग ही काम कर रहे थे। यहाँ पर मोसले जो वर्क कर रहे थे वो था प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेस। और तो हम आपको वही बताना चाहते हैं कि एक्स-रे का प्रोडक्शन कैसे होता है।
यदि कैथोड रेज फॉल ऑन द मेटल सरफेस विच हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लाइक मॉलिब्डेनम, W मतलब टंगस्टन, इनमें से कोई सा भी आप ले लो। तो इसमें से क्या होता था, जैसे ये मेटल सरफेस पर यहां पर आते थे, इनमें से बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज टेक्स प्लेस, एक्स रेज निकलते थे यहां पर। क्लियर? ये बेसिकली वर्क ये मोस्ले कर रहे थे यहां पर। मोस्ले जी कोई एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर रहे थे, मोस्ले अपना कुछ अलग ही काम कर रहे थे यहां पर। दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे। और एक्स रे का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैथोड रेज फॉल ऑन दिस मेटल सरफेस, कैथोड रेज इस मेटल सरफेस पे आते हैं और इसमें से एक्स रे निकलने लगते हैं यहां पर। क्लियर? मेटल कौन सा, मॉलिब्डेनम या फिर टंगस्टन यहां पर। अब बेसिकली जब वो स्टडी कर रहे थे यहां पर, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे, मोस्ले जी को पता था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये मेंडलीफ पहले बता चुके थे, मेंडलीफ ने ये बात बताया था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यही बात मोस्ले जी को भी पता था कि एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे का रिलेशन एटॉमिक मास से ही होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बट मोस्ले ऑब्जर्व्ड दैट frequency of X-ray have no any relation with atomic mass। फिर से ध्यान से सुनो, frequency of X-ray have no any relation with atomic mass। ये ऑब्जर्वेशन को मोस्ले जी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। मोस्ले ने कहा ये बात तो मुझे पहले से ही बता दिया था मेंडलीफ जी ने कि एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बट ये पॉइंट यहां पर वैलिड क्यों नहीं होगा। यहां पर ये एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे का एटॉमिक मास से कोई रिलेशन नहीं आ रहा था। तो मोस्ले जी को लग रहा था क्या हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर कुछ गलतियां हो रही यहां पर क्या। ये तो एक्सपेरिमेंट था, इसमें मोस्ले जी क्या करते हैं, मोस्ले जी ने एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली यहां पर देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे हैव नो एनी रिलेशन विद एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे is directly relate with atomic number of the element। atomic number of the element, ये बात फर्स्ट टाइम मोस्ले जी ने इंट्रोड्यूस किया था। एटॉमिक नंबर, ये बात फर्स्ट टाइम मोस्ले जी ने कहा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली देखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे हैव नो एनी रिलेशन with atomic mass। In fact, frequency of X-ray is directly relate with atomic number। On that basis, first time Mosley introduced that atomic number is the fundamental property। Atomic number is the fundamental property, not the atomic mass। ये बात आज जाके प्रूफ हो गई यहां पर, या हम आज बेसिकली बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में, तो एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी टिल डेट, आज तक। मींस एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट द एटॉमिक मास। मोस्ले ने कहा। तो फिर मेंडलीफ जी ने इतना काम क्या किया, मेंडलीफ जी का जब बेसिस ही गलत है तो वो क्लासिफिकेशन कैसा होगा। क्लियर? मोस्ले ने फर्स्ट टाइम बस मेंडलीफ का काम देखा और उसको मॉडिफाई कर दिया, और उन्होंने बेसिकली मॉडिफाई करके अपना एक अलग से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना डाला। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मोस्लेस पीरियोडिक टेबल कहलाई। मींस मेंडलीफ का जो टेबल था उसको मॉडिफाई कर दिया,
उसमें थोड़ा एडिशन कर दिया और मोसले जी ने अपना अलग से एक पीरियोडिक लॉ दे दिया। जो मेंडलीव बोले थे, जहां एटॉमिक मास लिखा था वहां पे एटॉमिक नंबर लिख दिया और उसको उसी टाइप से बोल दिया। Moseley's periodic law states that all the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic number, not the atomic mass. On this basis, Moseley concluded that atomic number is the fundamental property. Atomic number is the identity of the element, not the atomic mass. Clear? ये बात फर्स्ट टाइम मोसले ने इंट्रोड्यूस किया। उसी समय कुछ एलिमेंट और डिस्कवर हो गए थे, कुछ साल बाद की बात है ये। इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ नोबल गैसेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, उसी में पीरियड्स तो 7 ही रखे बट एक ग्रुप बढ़ा दिया था। तो इनके बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, या हम कहें मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था, उसमें 9 ग्रुप्स हो गए थे, 7 पीरियड्स थे यहाँ पर। क्लियर? तो ये बेसिकली वर्क किसका आ गया यहाँ पर, ये मोसले का वर्क था। तो मोसले ने बेसिकली फर्स्ट टाइम जो सही बात रखी, या हम आज उसको समराइज करना चाहें तो एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट द एटॉमिक मास। मेंडलीव क्लासिफिकेशन तक जो हम बात किए हैं उसका बेसिस है एटॉमिक मास। मोसले जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिकली बेसिस क्या है, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये बात आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो ये बेसिकली मैंने जस्ट डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आज हम जो बड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखते हैं ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ बातें आपके सामने रखी। क्लियर? अब मुझे यहां पर अब डिटेल में जो है आज का जो पीरियोडिक टेबल है उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कोई पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका था, तो मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। यहां पर आज का पीरियोडिक टेबल जो है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मुझे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग ही मुझे डिटेल्ड स्टडी करनी है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही अब मुझे ध्यान से समझना है। टेबल, ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, मुझे क्या क्या इसमें तैयार करना है, क्योंकि आप समझ लो केमिस्ट्री का मैप क्या है, पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री का मैप क्या है, पीरियोडिक टेबल। मींस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज अ मैप ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? तो ये मैप मुझे समझना होगा, ये मैप मुझे डेली अभी देखना होगा। जब तक हम ये पीरियोडिक टेबल पर लेक्चर लेते रहेंगे, पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते रहो। क्लियर? और आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल हो तो अपने स्टडी टेबल के सामने पीरियोडिक टेबल होना चाहिए आपको। क्लियर? उसमें आप एलिमेंट देखो, उनके एटॉमिक मास देखो, नंबर देखो, किस ब्लॉक को बिलोंग्स करते हैं, किस ग्रुप्स को बिलोंग्स करते हैं, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, ये सभी बातें आपको समझनी है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बात होगी अपने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की। अब हम बेसिकली हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो आप लोग मोसलेस क्लासिफिकेशन में भी ये 2-4 बातें आपको लिख देना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप मेन हेडिंग लिखो यहाँ पर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बेसिकली मुझे अब ध्यान से समझना होगा। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पर जो वर्क है ये मुझे अब ठीक से तैयार करना होगा। यहाँ पर आगे चल के 11th 12th में जब आप जाओगे, यदि आपको पीरियोडिक टेबल देखना आता है, पढ़ना आता है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे यहाँ पे। क्लियर? आप लोग एक बात ध्यान में रखो, हम आपको अभी फाउंडेशन में वो सब बातें सिखाना चाहते हैं जो 11th 12th में बहुत बेसिक हैं। 11th 12th में जो बहुत रिक्वायर्ड हैं, जो 11th 12th में जो बेसिस बनते हैं, उन बातों को हम आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाना चाहते हैं। यदि आप सही ट्रैक पे आ जाते हो, यदि इन बातों को समझने लगते हो, तो 11th क्लास में जब भी आप केमिस्ट्री के लेक्चर में जहां भी आप बैठे होगे, आप सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगे, आप फुली कॉन्सेंट्रेट करोगे लेक्चर पर।
उस बीच में आप सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग रख पाओगे, आप सबसे ज्यादा डाउट पूछ पाओगे। मीन्स उस टीचर का ध्यान आप पर जाएगा, क्लास आपको ऑब्जर्व करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, टीचर आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा, क्लास आपके क्वेश्चन को सुन रहा होगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा, क्लास में आपकी रेपुटेशन बहुत हो जाएगी। मतलब जब भी केमिस्ट्री की बात होगी तो आपका नाम लिया जाएगा उसमें। क्लियर? इससे क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेशन बहुत मिलता है। देखो, मोटिवेशन की एक बात आई यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, बच्चे के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? जो आप जिस काम को उस समय कर रहे हो, यदि उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछते हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कभी डीमोटिवेट हो गए ही नहीं। आप डीमोटिवेट आप तभी होगे जब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, डीमोटिवेट आप तभी होगे जब मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तब कोई भी कुछ भी आपके रिगार्डिंग बोलेगा, यही डीमोटिवेशन का कारण बनेगा। तो इस डीमोटिवेशन का सॉल्यूशन क्या है? हम किसी के मोटिवेटिंग लेक्चर सुनने लगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आप डीमोटिवेट किसकी वजह से हुए, उसी पे यदि आपको काम करने को मिले तो ऑटोमेटिकली आप फिर से चार्ज हो जाओगे, आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे। सिमिलरली यदि आपका क्लास में कॉन्फिडेंस बहुत है, क्लास में आप निडर होके विदाउट एनी हेजिटेशन अपने आर्ग्यूमेंट रख सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, तो आप ऐसे समझ लो कि आप बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट हो। आप ऐसे समझ लो आप उस बैच के परफॉर्मर हो, और आप अपने जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, JEE का एग्जाम आप दे रहे हो या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे यदि आप आर्गुमेंट करना सीख जाओ। बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं, बच्चे डरते हैं उसमें से। क्लियर? क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है, एक मन कह रहा होता है पूछो पूछो, एक मन कह रहा होता है रुक जा उसमें से, वो उस समय टीचर का लेक्चर भी चल रहा होता है। क्लियर? तो बच्चे की बड़ा वैसी स्थिति हो जाती है। यदि इसी में बच्चा पहले से लाइन अप है तो उसके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन आया वो हाथ उठा के फटाक से क्वेश्चन पूछेगा, टीचर आंसर देगा, बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा तो आर्ग्यूमेंट रखेगा ही, टीचर बोलेगा बच्चा आर्ग्यूमेंट रखेगा। ये है बेसिकली प्रॉपर डिस्कशन। तो आप लोगों को मेरा पढ़ाने का जो मतलब है वो यही मतलब है। हम आपके जो फंडामेंटल्स हैं, हम आपके जो बेसिक्स हैं, उन पर बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप इनको बहुत ध्यान से आप समझते जाओ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक है? अब आप नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख दो यहाँ पर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेडिंग आप लिख दो यहाँ पर, दैट इज लॉन्ग, हेडिंग आप लिखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बेसिकली इसी पर डिस्कशन करते रहेंगे, अपना पूरा डिस्कशन जो है इसी पर सेंट्रलाइज रहेगा। क्लियर? तो आप लोग बेटा ये ऑनलाइन लेक्चर अभी चल रहे हैं, बट आप यही समझो कि सर बस मेरे सामने ही खड़े हुए हैं, और मुझे कोई भी दिक्कत आएगा तो अपने पास में एक सेकेंडरी मोबाइल रखो। क्लियर? यदि आपके पास आपके पापा का मोबाइल है तो अपने मम्मी का मोबाइल अपने पास में रखो कॉल करने के लिए, जो भी डाउट आए आप मुझे तुरंत कॉल करो। क्लियर? हम आपको बेसिकली उसी समय आपको समझाएंगे। ठीक है ना? ये तो अभी तक आज मैंने जितना बातें किया हुआ है उन सब बातों को समझो। अब आपका जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें बेसिकली हम आपको समझाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अभी मैंने डेट फिक्स किए हैं मंडे और सैटरडे। यदि आपको कुछ लगता हो सर और लेक्चर भेजो तो हम और भी लेक्चर भेज देंगे आपको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी ऐसे मंडे और सैटरडे तो फिक्स है ही आपके, इसमें भी यदि आप कुछ और लेक्चर चाहिए हो तो आप मुझे बताना, तो वो भी हम लेक्चर बनाए के फिर हम आपको और दे देंगे उसमें से। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक? कल हम बेसिकली इसी पे बात करेंगे, अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग। तब तक आपके पास पीरियोडिक टेबल आप अरेंज कर लो,
उसमें से एलिमेंट्स देखने लगो। क्लियर? और उसी पर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटा।